अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। फितनतुल हिंदुस्तान ने अमन पर वार किया है। दहशतगर्दी का यह अफसोसनाक वाकया बलूचिस्तान के जिला ज़ोब और लॉरेलाई की सरहद पर वाक़ सॉल्ट कई के इलाके में पेश आया, जब दहशतगर्दों ने कोयटा से पंजाब जाने वाली 2 मुसाफिर बसों से मुतअद्दिद मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा करके शहीद कर दिया है। ये सानहा इस तल्ख हकीकत की याद दिलाता है कि फितनतुल हिंदुस्तान जैसे मुल्क दुश्मन अनासर किस तरह पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 मुसाफिर बसों को रोककर शनाख्त के बाद मुतअद्दिद निहत्ते मुसाफिरों को अगवा करके शहीद करना न सिर्फ इंसानियत सोज जुर्म है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि दुश्मन किस हद तक जा सकता है, ताकि मुल्क में फ़िरकावारियत, सूबाई मुनाफरत और बेचैनी को हवा दी जाए। ये दहशतगर्द अनासर न सिर्फ इंसानी जानों से खेल रहे हैं, बल्कि एक सोचे समझे प्लान के तहत बलूचिस्तान जैसे हसास इलाके को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी की जा सकें। फितनतुल हिंदुस्तान का नाम ही बताता है कि ये एजेंडा दरअसल हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसीज की पुष्टपनाही से परवान चढ़ाया गया है, जिनका मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी को हवा देना, मकामी लोगों के दिलों में रियासत के खिलाफ नफरत पैदा करना और पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना है। बदकिस्मती से कुछ मकामी कलअदम तंजीमें इस नापाक एजेंडे का हिस्सा बनकर मासूम शहरियों के खून से खेल रही हैं और दुश्मन की साजिशों को अमली जावा पहना रही हैं। इस वाक़े की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म तरीके से शनाख्ती कार्ड चेक करके उन अफराद को निशाना बनाया जिनका ताल्लुक पंजाब से था, ताकि सूबों के दरमियान नफरत की खलीज को मज़ीद गहरा किया जा सके और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाया जा सके। ये दुश्मन की पुरानी चाल है कि वो लिसानी और सूबाई बुनियादों पर पाकिस्तानी कौम को तकसीम करे और दाखिली खलफिशार को हवा देकर अपने मकासद हासिल करे, लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी कौम ने हर बार इन साजिशों को नाकाम बनाया है और साबित कदमी से मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ इस बात का सबूत है कि रियासत किसी भी कीमत पर अपने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करने वाली कलअदम तंजीम दरअसल वही फितनतुल हिंदुस्तान है जिसकी डोरे बाहर बैठे दुश्मनों के हाथों में है, जो बलूचिस्तान को एक मुस्तकिल मैदान जंग बनाकर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन ये दहशतगर्द भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी और ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ऐसे बुज़दिलाना हमले सिर्फ हमारे हौसले को मज़ीद मजबूत करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि हम अपने शहदा के लहू का हिसाब लेंगे। दुश्मन की इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी है कि रियासत और अवाम मिलकर मुत्तहिद रहे, अपने दरमियान किसी भी किस्म की नफरत और बदएतमादी को पनपने न दें और बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में भाईचारे, रवादारी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दें। हमें ये बात समझनी होगी कि फितनतुल हिंदुस्तान जैसी साजिशी क़ुव्वतें कभी भी बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदा नहीं हो सकती। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान नस्ल को दुश्मन की इस प्रोपेगेंडा मुहिम से बचाने के लिए तालीम, रोज़गार और तरक्की के मौक़े फराहम किए जाएँ, ताकि उन्हें इन गुमराहकुन तंजीमों के हाथों इस्तेमाल होने से रोका जा सके। इसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारों को मज़ीद मजबूत हिकमत अमली के तहत इन दहशतगर्दों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, ताकि आइंदा किसी माँ की गोद न उजड़े और किसी ख़ानदान का चश्मो चराग इस बर्बरियत की भेंट न चढ़े। दूसरी जानिब सियासी मैदान की बात करें तो मुल्की सियासत एक बार फिर शदीद हलचल का शिकार है। जैसे कि तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है। सवाल यह है कि यह तहरीक वाकई कामयाब हो पाएगी या नहीं, और ख़ास तौर पर यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि बानी पीटीआई के बेटों कासिम और सुलेमान की मुतवक्किल शमूलियत एहतजाजी तहरीक को कितना फ़ायदा या नुकसान पहुँचा सकती है। इसके साथ साथ अगर बानी पीटीआई के बेटों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो इसके सियासी उफ़क़ पर क्या असरात होंगे। जहाँ तक पार्टी की एहतजाजी तहरीक की कामयाबी के इम्कानात की बात है तो इसके रास्ते में बज़ाहिर कई बड़ी रुकावटें खड़ी हैं। सबसे अहम मसला क़यादत का बहरान है। सियासी हलकों के मुताबिक बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी पार्टी की असल ताकत को कमज़ोर करती है, जबकि पार्टी के अंदरूनी धड़े और क़यादत के दरमियान इख्तलाफात भी तहरीक की रफ्तार को मुतासर कर सकते हैं। इसके साथ साथ रियासती ताकत का इस्तेमाल मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए क्रैकडाउन तहरीक को महदूद कर सकता है। ऐसे में अगर बानी पीटीआई के बेटे एहतजाजी तहरीक में सरगर्म किरदार अदा करते हैं तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना दरपेश होगा। सबसे अहम बात यह है कि उन्हें मुल्क की सियासत का अमली तजुर्बा नहीं। जैसा कि मकामी सियासत का मिजाज और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर वक्त मुल्क से बाहर गुजारा है, इसलिए उन्हें मुल्क की सियासत से इतनी वाकफियत नहीं है। दूसरी जानिब सियासी मुखालिफिन उन्हें विरासती सियासत का नुमाइंदा करार देकर तनकीद का निशाना बना सकते हैं, क्योंकि बानी पीटीआई मौरूसी सियासत की मुखालिफत करते आए हैं और इससे भी बढ़कर बानी पीटीआई के बेटों के एहतजाज में शिरकत पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी इख्तलाफ का सबब बन सकती है और बन भी रही है। पार्टी में बहुत से रहनुमा कासिम और सुलेमान के एहतजाज में शिरकत पर एतराज़ उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कासिम और सुलेमान को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस हवाले से
हुकूमत उनकी गिरफ्तारी का इंदिया दे रही है। हुकूमत अभी से यह तासुर उभार रही है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाजी क्राउड मुश्तइल हो सकता है, और वो ये दलील इसलिए तलाश रही है क्योंकि वो 9 मई और 26 नवंबर को बुनियाद बनाकर ये पैगाम देना चाहती है कि इस बार भी तहरीक इंसाफ इंतशार की जानिब बढ़ सकती है, और उस सूरत में अगर कासिम और सुलेमान भी इस क्राउड का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कासिम और सुलेमान के हवाले से हुकूमत की उनकी गिरफ्तारी से पीटीआई की तहरीक कमजोर हो सकती है, तो मुमकिन है हुकूमत की जानिब से फिर यह कदम उठा लिया जाए, लेकिन सियासी लिहाज से ये बहुत हसास फैसला होगा। जाहिर है बानी पीटीआई के हामियों के नज़दीक ये रेड लाइन होगी जिसके बाद पार्टी कारकुन ज़्यादा जज्बाती और मुश्तइल हो सकते हैं। फिर बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस गिरफ्तारी का असर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों बेटे बरतानवी शरीयत भी रखते हैं, जिसकी वजह से आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों की तवज्जो इस मामले की तरफ मबजूल हो सकती है। अगर गिरफ्तारी अमल में आती है तो इसकी कई मुमकिन नताइज निकल सकते हैं। एक तरफ पार्टी इसे बानी पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर पेश करके मजीद हमदर्दी और हमायत हासिल करने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा आलमी सतह पर हुकूमत पर दबाव भी बढ़ सकता है और इंसानी हुकूक की तंजीमें और आलमी मीडिया हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जबकि हुकूमत की यह मुमकिन तौर पर हिकमत अमली हो सकती है कि वो इस मुमकिन गिरफ्तारी को कानून की अमलदारी के तौर पर पेश करे और मुमकिन तौर पर यह भी साबित करने की कोशिश करे कि वो रियासती इदारों के खिलाफ साजिश या इंतशार फैला रहे थे। इस सब के बावजूद असल सवाल यही रहता है कि क्या तहरीक कामयाब हो पाएगी। इसका निसार भी कई अवामिल पर है, जैसे पार्टी के अंदर इत्तेहाद, बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में क़यादत की हिकमत अमली, अवामी शिरकत की सतह और नौजवानों की शमूलियत। अगर पार्टी महंगाई, बेरोज़गारी और बदइंतज़ामी जैसे अवामी मसाइल को अपनी मुहिम का हिस्सा बनाए और नौजवानों को मुतहरिक रखने में कामयाब रहे तो तहरीक को नई तवानाई मिल सकती है। लेकिन अगर क़यादत का बहरान मज़ीद गहरा हुआ या हुकूमत का क्रैकडाउन बहुत सख्त हुआ तो ये तहरीक कमज़ोर पड़ सकती है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। इसी पर बात करेंगे इस वक्त साबिक़ वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वह सब आपने टाइम एंड अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दिया कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस होना चाहिए पेशतर इससे कि कोई एहतजाजी हिकमत अमली तश्कील दी जाए। ज़ाहिर है नेगोशिएशंस भी एक मामला है, क्रॉस द टेबल बैठ के मामला फहमी के ज़रिए से मामला को हल करने की तजवीज़ भी दी जाती रही, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है। आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत दी गई है या फिर उजलत में दी गई एहतजाजी कॉल है? सच्ची बात तो ये है कि कल काफ़ी दोस्तों से जो तहरीक इंसाफ के हैं मैंने बात हुई मेरी, ज़ाहिर है मेरे पास आते भी हैं सब दोस्त और बातचीत भी होती है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि एहतजाजी तहरीक का मतलब क्या है। और कल एक दोस्त ने मुझे कहा कि बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि उमर अयूब और सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने प्लान दे दिया है। और अब जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम मिलेंगे, पूछेंगे, फिर बताएंगे। अभी कन्फ्यूजन है कि आखिर अल्टीमेटली प्लान है क्या। आज अब देखते हैं, आज एक मीटिंग पीटीआई की शेड्यूल्ड है। जी। अली अमीन गंडापुर साहब का भी कहा जा रहा है कि आज उनकी मुलाकात होगी, बट लेट्स सी आज क्या बनता है। वह साहब आपने ये भी कहा ना कि फैसला सियासी लोगों को करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको फोर फ्रंट पे होना चाहिए। इस वक्त जो लोग ज़ाहिर है फ्रंट से लीड कर रहे हैं उनका सियासी तजर्बा इतना नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, जिन लोगों ने ख़त लिख कर बार बार ये कहा कि कोशिश करें बातचीत के ज़रिए से मसले को हल करें। अब समझा जाए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, शाह महमूद कुरैशी हों, या उमर सरफराज चीमा हों, मियां महमूद रशीद साहब हों, उनके लिखे हुए ख़त को मुस्तरद कर दिया गया। वो तजवीज़ पसंद नहीं आई पीटीआई को। यास्मीन राशिद, उमर चीमा जो है डिसीजन मेकिंग में उनको कितना सुना जाता है। इसी तरह से जो वर्कर्स बेचारे जो जेलों में तवील रहे हैं उनकी क्या है पोजीशन। सो उन लोगों की तो कोई पोजीशन नहीं है। तो ये लोग जो सारे ये बातें बाहर बैठे हुए ये लोग कर रहे हैं, ये तो एक इमेच्योर किस्म के लोग हैं। इनको कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की समझ अकल नहीं है, पता नहीं है, और उसकी वजह से एक बहुत डिसीजन मेकिंग में बड़ा गैप है, एक प्रैक्टिकलिटी का और एक जो अमली सूरत हाल है पाकिस्तान में उसको अगर देखा जाए और पीटीआई का डिसीजन मेकिंग देखा जाए तो उसके अंदर बहुत बड़ा फासला है। लेकिन फवाद साहब अगर पीटीआई से पूछे तो वो कहते हैं वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू प्रोटेस्ट। उसकी वजह है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो जुडिशरी का रोल है वो बड़ा इनफेक्टिव हो गया है। फिर हुकूमत इलेजिटिमेट है, इससे बातचीत कर नहीं सकते, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, इस्टेब्लिशमेंट बात करती नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? नहीं ध्यान, ये बात तो 100% ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई चांस नहीं है, एहतजाज भी आपने करना है। लेकिन मसला सिर्फ ये है
कि एहतजाज से पहले जो 6, 7, 8 काम करने चाहिए वो कौन करेगा? मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें, पीटीआई मिलिटेंट पार्टी नहीं है। ये लोग पहाड़ों पे कोई बंदूकें लेके नहीं चढ़ सकते। द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे जो पंजाब में स्पेशली जो हो रहा है, आपने सेफगार्ड क्या करने हैं अपने लोगों के ऊपर? आप अपने लोगों को प्रोटेस्ट्स के बाद जो है वो गोलियों से कैसे बचाएँ, गिरफ्तारियों से कैसे बचाएँ, जुल्म और जबर से कैसे बचाएँ, ये स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? फिर देखें आप जब तहरीक चलाते हैं तो एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पहले होती है, तहरीक उसका एक हिस्सा होती है। वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का जो है वो नज़र नहीं आती। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि तहरीक नहीं चलानी है, तहरीक तो चलानी ही चलानी है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ तहरीक के साथ जो एक बड़ी सियासी हिकमत अमली मुंसलिक होनी चाहिए, वो नहीं है। अलायंस नहीं आप बना सके। तो फवाद साहब, अभी तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हैंड्स इन ग्लव्स हैं और बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आते हैं। ऐसी इनफेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ आपको लगता है कि ये तहरीक कोई इम्पोर्टेंस इख्तियार करेगी और अल्टीमेटली प्रेशर बिल्डअप कर सकेगी इसमें? देखिए, बात यह है कि जब आप एक सियासी हिकमत अमली के बगैर तहरीक चलाते हैं, उसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का बॉन्ड और मजबूत होता है, क्योंकि उससे जो डर का रिश्ता, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ये वो बुनियादी असूल है जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, वैसे तो आप देख लें उसका कोई फायदा ही नहीं है हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को। यानी वो ना उनके लिए इंटरनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कोई हेल्पफुल है, ना एक्सटर्नल पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कुछ उनका है। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब को आज अगर जो हमारी मिलिट्री है अगर हटाना चाहे, उनको हटा के कोई और लगा दे, किसी एबीसी को लगा दे, वो ये काम कर लेंगे। इनका कोई ऐसे फायदा तो नहीं हो रहा इनको, एस्टैब्लिशमेंट को। लेकिन वो इसलिए इकट्ठे हैं कि पीटीआई जो है वो एक कॉमन एनिमी है। और हम इस वक्त देख के रहे हैं कि जो पीटीआई की हिकमत अमली है वो इस बॉन्ड को मजबूत कर रही है, बजाय इसके कि एक ऑल्टरनेटिव को स्पेस क्रिएट कर सके पीटीआई की। ये जो अभी तक भी जो मूवमेंट है, हमें अभी इसके पता नहीं है इसके खदोखाल क्या है, ये चलेगी कैसे, आगे क्या होगा, वो हमें पता नहीं अभी। वहाँ से बड़ा सादा सा सवाल है। पीटीआई में बताया तो यही जाता है कि बानी पीटीआई के फैसलों के साथ, और ज़ाहिर है पैटर्न इन चीफ वो हैं, उनका डिसीजन होता है, लेकिन डिसीजन असल में ले कौन रहा है? ये फैसले करता कौन है? ये फैसले तो इमरान खान ही करते हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पार्टी भी, सच्ची बात है, पार्टी तो ऐसा उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कैडर ही सारा टूट टूट गया। अब तो ये है कि ये एक इमरान खान है और नीचे लोग हैं, इमरान खान के फैसले ही होते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इमरान खान के पास उस तरह की इंफॉर्मेशन, ग्राउंड सिचुएशन वो उनके पास नहीं है। और ये पार्टी के लोग जिनका एक्सेस है, वो इमरान खान को ये नहीं बता सके कि पार्टी की ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। बट फवाद साहब, लास्टली, अब आपको नहीं लगता कि फिर ये जो तहरीक है या एहतजाज है, ये बानी पीटीआई रिलीज स्पेसिफिक ही होगा, आम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा? क्योंकि आम लोगों को अगर कोई महंगाई का इशू है, एज एन ऑपोजिशन आप कोशिश करते हैं कॉमनर के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें और फिर उनको मोबिलाइज किया जाए, तो कोई इशू लोग नहीं दे है आर आम वेरी मच आदमी, फेड अप ऑलरेडी सर। आम आदमी का सिर्फ इस वक्त एक इशू है, और वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को बनानी है। और ये जो बुनियादी असूल है, इसको रिप्रेजेंट जो है वो इमरान खान करता है। पूरे पाकिस्तान का ना कोई महंगाई मसला है, ना कोई सड़क मसला है, ना कोई और मसला है, क्योंकि वो सारे मसले तब हल होते हैं जब अवाम की हुकूमत होती है और अवाम की मर्जी से हुकूमत बनती है और मर्जी से जाती है। इस बुनियादी असूल के लिए इस वक्त अगर कोई शख्स सिंबल है, अलामत है, तो वो इमरान खान है। तो ये कहना तो बिल्कुल ही आपका गलत है कि आम आदमी का ये मसला नहीं है। आम आदमी ही का मसला है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और इसीलिए हर इलेक्शन में, समड़ियाल का आखिरी इलेक्शन हुआ है, पहले कौमी इलेक्शन हुए हैं, आप उसमें अवाम का फैसला देख लें, अवाम किधर खड़ी और कैसे इलेक्शंस को, पूरे पूरे रिजल्ट्स को चेंज करना पड़ा। दैट शोज कि इमरान खान ही पाकिस्तान के अवाम की उमंगों नहीं, के लेकिन फवाद तर्जुमान। साहब, आपको लगता है 9 मई और 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद भी आम लोग निकल सकेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या बानी पीटीआई की इस तहरीक के ऊपर उस तरह का कॉन्फिडेंस है कि लोग आएंगे और मोमेंटम बन सकेगा? नहीं, लोग तो इमरान खान के साथ हैं। ये समड़ियाल का इलेक्शन हुआ है, आपके सामने हुआ है, वहां पे क्या हुआ। लोगों का तो एतमाद इमरान खान
पे ही है। आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि क्या लोग जो हैं वो गोलियों का मुकाबला कर सकते हैं? कि देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत को ये एक इस नैरेटिव पे लाना या धकेलना कि जब तक आपके पास बंदूक नहीं है, आप की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और फवाद साहब ये समझते हैं कि महंगाई या दीगर इशूज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बानी पीटीआई की रिलीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कासिम और सुलेमान के हवाले से हुकूमत ये कहती रही, ये ताना देती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इमरान खान के अपने बेटे बाहर बैठे हुए हैं, लोगों के बच्चों को आगे कर दिया जाता है। अब जब उन्होंने आने का ऐलान किया है तो हुकूमत और तरीके से देख रही है। अब हुकूमत सख्त रिएक्शन दे रही है। ये रिएक्शन ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है जो हुकूमत दे रही है? इस वक्त इस बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने भी ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले मैं हुकूमती स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूमत बानी पीटीआई के बेटों से मुताल्लिक क्या कहती थी कि जब एहतजाज होता था, आम लोग सड़कों पे आते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स, तो उस वक्त ये ताना दिया जाता था पीटीआई को और बानी पीटीआई को कि आपके अपने बच्चे कहाँ हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको एहतजाज के लिए लेके आए पाकिस्तान में तो तब मानेंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा के माजी के स्टेटमेंट्स, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा का स्टेटमेंट और राना सनाउल्लाह साहब का हालिया स्टेटमेंट कि वो आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये आपके सामने। माजिद निज़ामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टेटमेंट्स आपने सुने, हुकूमत जो बयानात अब दे रही है कासिम और सुलेमान की आमद के साथ ही, पहले क्या था अब क्या है, ये स्टेटमेंट्स आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है या गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत अपने आप को इंडल्ज कर रही है इस पर? जी बहुत शुक्रिया। ये नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर गैर ज़रूरी रद्द अमल दिया जा रहा है। अमूमी तौर पर इस तरह के वाक़यात में हुकूमत का रद्द अमल बहुत अहमियत का हामिल होता है। वो किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं, किस तरह से मामलात को आगे लेके चलते हैं, और कितनी दानिशमंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से गवर्नमेंट की जानिब से एक पैनिक की सिचुएशन देखने में आई है और तमाम तर्जुमान वुज़रा इसके ऊपर बड़ा जारहाना रद्द अमल दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक नहीं है। और अमली तौर पर अगर देखा जाए तो इन दोनों के पाकिस्तान आने से या एहतजाजी तहरीक को लीड करने में बहुत से अगर मगर भी मौजूद थे। और ये बिल्कुल एक अहम सवालिया निशान था कि क्या उनके आने से वो तहरीक कामयाब भी होगी या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के रिस्पांस ने तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को मेरा ख्याल है मजीद तकवीयत दी है, कि जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि ये इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, बल्कि ये किसी सहारे के जरिए हुकूमत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर वो दोनों आते भी हैं, हालांकि उनके आने से पहले तहरीक की स्ट्रेटेजी में, हिकमत अमली में, मनसूबा बंदी में बहुत से खला मौजूद हैं। कई इख्तलाफात हैं जिनको दूर करना होगा, एक मुतफिका स्ट्रेटेजी बनानी होगी, उसके बाद ही वो पाकिस्तान आ पाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले ये जो एक डिस्कशन शुरू हुई है, उसने तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत में या उनकी मुस्तकबिल की मुमकिन तहरीक में एक जान डाल दी। देखिए ना निज़ामी साहब, बहुत बड़ी तनकीद ये थी कि लोगों के बच्चे तो सड़कों पे निकालते हैं, बानी पीटीआई के अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और बड़े चैन से वहाँ पर अब वो ज़िंदगी जी रहे हैं और यहाँ पे लोग जो है वो जाने भी देते हैं, मारे भी खाते हैं, उन पर डंडे भी बरसाए जाते हैं, 9 मई भी, फिर 26 नवंबर भी। तो ये जो ऐलान था लीमा बीबी का कि कासिम और सलमान पहले फेज़ में अमेरिका जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, ये कोई सियासी हिकमत अमली नज़र आती है आपको? क्योंकि दिस वाज कमिंग आउट फ्रॉम द अलीमा खान्स माउथ, तो ये भी किसी सियासी फिगर के मुंह से बात तो नहीं निकली हुई। और आई डोंट नो इसमें कोई सियासत का पहलू किस कदर नुमाया है, क्योंकि वो तो बानी पीटीआई की रिलीज़ की तहरीक की बात हो रही है, किसी सियासी तहरीक। तो ये कहना कि पॉलिटिकली उन्होंने कदम रख दिया है, दे स्टेप इनटू द पॉलिटिक्स, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? मेरा ख्याल है कि ये चीज अभी इतनी वाज़ेह इसलिए नहीं है कि इमरान खान की फैमिली के अंदर भी मुख्तलिफ खवातीन के और बाकी रिश्तेदारों के आपस में ताल्लुकात मिसाली नहीं हैं, और इस हवाले से हम खबरें भी सुनते रहते हैं। तो इसलिए जब इस चीज की एग्जीक्यूशन होगी तो उसमें बड़े मसाइल होंगे। ये समझ लेना कि एक अनाउंसमेंट के बाद ये सारी चीजें उसी तरह स्मूथली हो जाएंगी, मुझे ऐसे नहीं लगता। और दूसरा जो मसला है सियासत का या पॉलिटिकल एंट्री का या अपने वालिद के लिए रिहाई का, तो हमारे सामने इस तरह की एग्जांपल्स तो हैं, जिसमें से सबसे बड़ी एग्जांपल राना सनाउल्लाह की वाइफ की है,
रिसेंट टाइम्स में, फिर इसी तरह कलसूम नवाज साहिबा की है जनरल मुशर्रफ के दौर में। लेकिन मामला ये है कि क्या वो पाकिस्तान में आएंगे और सिर्फ दो चार जलसे जुलूसों में शिरकत करके फिर क्या उनका किरदार खत्म हो जाएगा, या वो उस तहरीक को किसी फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ लेके जाएंगे। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त मेरा ख्याल है ये मसला नहीं है कि किसका बेटा मौजूद है, किसकी फैमिली एहतजाज में हिस्सा ले रही है। तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो अपने जो भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो उनके अहदाफ हैं, जो टारगेट हैं, वो हासिल नहीं कर पा रहे। इमरान खान जेल में मौजूद है, धांधली की शिकायत पे कोई अमल नहीं हो रहा, पार्टी जो है वो मुश्किल के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो तमाम नुकात हैं उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तहरीक इंसाफ को। ये एक अच्छी मीडिया अट्रैक्शन की कैंपेन तो होगी कि जिसके अंदर इमरान खान के साहबजादे मौजूद होंगे, हो सकता है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कुछ धक्कम पेल हो, अच्छे जलसे जुलूस भी हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ हेडलाइंस तक महदूद रहने के लिए ये सारा काम किया जाएगा, या इसको इमरान खान की रिहाई की जानिब भी लेके जाया जाएगा? हमारे सामने बुशरा बीबी की मिसाल मौजूद है, नवंबर के सबसे बड़े जलसे के अंदर उनकी शिरकत है। फिर उस वक्त भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मेरा मुज़ाकरात मेरा कामयाब एक्चुअली नहीं जावेद हो साहब पूछने का मकसद ये कि ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या फिर फ्रस्ट्रेशन में किया हुआ ऐलान दिखाई देता है? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो अभी तक तहरीक इंसाफ की नाकाम रही है, और उनकी बास्केट में जो जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो एक एक करके यूज करना चाह रहे हैं। और ये ऑप्शन भी तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान की फैमिली ने कहीं से महफूज करके रखा हुआ था कि किसी वक्त अगर ये इस्तेमाल करना पड़ा तो इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब चूंकि 1.5 साल में बाकी ऑप्शंस जो है वो कामयाब नहीं हो सके, तो अब इसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट भी है, बेटों की बाप से मोहब्बत है, एक गैर सियासी जो कैंपेनिंग है उसका एक बहुत बड़ा इसमें अमल दखल होगा कि जिसके अंदर आप एक ह्यूमन एलिमेंट को, एक ह्यूमन फैक्टर को सामने लेके आएंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ ने इस तरह के 5-6 पॉइंट्स बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी में रखे हुए थे कि जिनको उन्होंने नहीं, लेकिन वक्त लेकिन के साथ साथ एक और इस्तेमाल प्रॉब्लम करना भी था। तो है ना, वो ये है कि जाहिर है जब ये इस तहरीक को लीड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि प्योरली बानी पीटीआई की रिलीज की तहरीक है। दिस तहरीक हैज नथिंग टू डू विद इन्फ्लेशन, दिस तहरीक हैज नथिंग टू डू विद अ कॉमनर। ये आम आदमी के लिए नहीं है। लोगों को सड़कों पर निकालने का मकसद सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है या बानी पीटीआई की रिलीज है। इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर असीर रहनुमा हैं उनके हवाले से भी कोई बात नहीं होती, सिर्फ बानी पीटीआई फोकस्ड एक मूवमेंट नजर आती है। देखिए, मुझे तो इस नुक्ते से भी इख्तलाफ है कि वो इस तहरीक को क्या लीड भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से उनका जो नॉलेज है या उनका जो तजर्बा है वो बिल्कुल जीरो है। और ऐसा नहीं है कि कोई वो अपने मुल्क की जो सियासत है उसके अंदर भी एक्टिवली हिस्सा लेते हो। तो इसलिए उनको खासी मुश्किलात का सामना होगा, और ये सोचना कि जी वो तहरीक को लीड कर रहे होंगे, मुझे ऐसे नहीं लगता। वो एक प्रोटेक्शन में होंगे, मुख्तलिफ रहनुमाओं के मशवरों पर अमल कर रहे होंगे, और बात फिर वही आ जाएगी कि अगर जेल से बाहर क़यादत उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको लीड करेगी, उनको मशवरे देगी, तो फिर मामला वहीं पे रहेगा। एक ह्यूमन एलिमेंट तो आ जाएगा, एक गैर सियासी, एक वालिद के लिए बच्चों की मोहब्बत का जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। लेकिन हम इसको तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से अलहदा करके नहीं देख सकते। ये हो सकता है कि वो एक किसी जुलूस की क़यादत करें, हो सकता है उसके अंदर कोई मुख्तसर तकरीर कर दें, हो सकता है उन्हें उर्दू के कुछ अल्फाज जो हैं वो याद करवाए जाएं। लेकिन इससे आगे बढ़कर इस सारी चीज को किस तरह से एक फ्रूटफुल रिजल्ट में तब्दील करना है, वो पार्टी की स्ट्रेटेजी और पार्टी का जो ठीक, उसके लिए आज स्ट्रक्चर है कोर उसी की कमेटी का इजलास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पीटीआई से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कोर कमेटी फैसला करेगी। क्योंकि अलीमा खान का जो ऐलान था वो ये था कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई कहते हैं कि ये पीक पे होनी चाहिए मूवमेंट, लेकिन अभी ना कोई धरने का प्लान बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ना ही कोई मार्च का प्लान नज़र आ रहा है। ये सुनने में ज़रूर आया कि सूबाई सतह के ऊपर जो है एहतजाज किया जाएगा। तो उसमें बहुत बड़ा सवाल ये है कि केपी में तो अपनी हुकूमत है, पंजाब में लोग निकल नहीं पाते, सिंध में एहतजाज का तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो फिर ये एहतजाज करेंगे कैसे? जी बिल्कुल, इसी वजह से जो 5 अगस्त की डेडलाइन है या जो तारीख है उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई बड़ी चीज नजर नहीं आ रही। और हमने ये देखा है कि कई दफा तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुलतवी हुआ है और कहा गया है कि 1-2 माह बाद ये एहतजाज किया जाएगा। तो ग्राउंड के ऊपर या पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसी वाज़ेह तब्दीलियां या ऐसा तहर्रुक नजर नहीं आ रहा कि जिसकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सकें
कि जी आज से कोई 25 एक दिन बाद ये मामला जो है वो बिल्कुल पीक पे होगा और तहरीक जो है वो अपना अरूज हासिल करेगी। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। अभी तक तो बयानात की हद तक चीजें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक हैं, या अडियाला के बाहर जो गुफ्तगू होती है, चीजें वहीं तक महदूद हैं। तो इसलिए इनको प्रैक्टिकली पंजाब के अंदर किस तरह से एक्टिव किया जाएगा, पॉलिटिकल वर्कर्स को पंजाब के अंदर जो स्ट्रेटजी है वो अमली तौर पे क्या होगी, ये बहुत मैटर करता है। और इसके हवाले से अभी तक मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई बड़ा प्लान मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त के लिए। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे मोबाइल फोन की गैलरी महज तस्वीरों का मजमुआ नहीं बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और ज़ाती ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात का ख़जाना है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि सोशल मीडिया की ऐप फेसबुक किस तरह इस ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल कर लेती है? आज हम इसी हकीकत का जायज़ा लेंगे कि फेसबुक ऐप हमारे कैमरा तक कैसे पहुंचती है, इसके क्या ख़तरात हैं और सबसे बढ़कर हम अपनी प्राइवेट तस्वीर को किस तरह महफूज रख सकते हैं। जब आप पहली बार फेसबुक ऐप इंस्टॉल करते हैं और तस्वीर या वीडियो शेयर करने की कोशिश करते हैं तो ऐप सारिफ से मीडिया या फोटोज़ की परमिशन मांगती है। बज़ाहिर ये एक आम सा कदम लगता है ताकि आप आसानी से तस्वीर पोस्ट कर सकें, लेकिन जैसे ही आप इजाज़त के बटन पर क्लिक करते हैं माहिरीन के नज़दीक, तब फेसबुक को आपकी गैलरी और कैमरा रोल तक मुकम्मल रसाई मिल जाती है। इसके बाद फेसबुक ऐप देख सकती है कि आपके फ़ोन में कौन सी तस्वीर और वीडियोस महफूज है, चाहे वो ज़ाती नौइयत की हो, यादगार लम्हात की हो, या फिर वो तस्वीर जो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ये रसाई गो के तकनीकी तौर पर इसलिए दी जाती है कि आप आसानी से पोस्ट कर सकें, लेकिन असल में ये एक बड़ी खिड़की है जो आपकी निजी ज़िंदगी तक खुल जाती है। सबसे अहम बात यह है कि रसाई खुदकार बैकअप और फिर सिंक फीचर्स के जरिए और भी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। माहिरीन के नज़दीक फेसबुक ऐप में एक फीचर मौजूद है जो सारिफ की नई ली गई तस्वीर को खुद ब खुद फेसबुक के सर्वर पर अपलोड कर देता है। अगर ये फीचर गलती से भी ऑन हो जाए तो सारिफ की निजी तस्वीर और वीडियोस बगैर किसी पेशगी इत्तला के इंटरनेट पर जा सकती हैं। इसके अलावा फेसबुक ऐप ये भी जान सकती है कि सारिफ कब और कहाँ तस्वीर ले रहा है, जिसे वो अपनी एडवर्टाइजिंग और डेटा एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यानी आपकी प्राइवेसी सिर्फ चंद क्लिक्स के फासले पर कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में सवाल यही पैदा होता है कि अपनी प्राइवेट तस्वीर को इस खतरे से कैसे महफूज रखा जाए। सबसे पहला और आसान कदम यह है कि आपकी परमिशंस को कंट्रोल किया जाए। अपने फ़ोन की जो सेटिंग्स है उसमें जाके फेसबुक ऐप पर क्लिक करें, फिर परमिशंस के हिस्से में जाएं और देखें कि फ़ोटोज़ या मीडिया की रसाई किस हद तक दी गई है। अगर मुमकिन हो तो फिर सिलेक्टेड फ़ोटोज़ जैसा ऑप्शन मुंतखब करें ताकि ऐप को पूरी गैलरी देखने की बजाय सिर्फ मखसूस तस्वीर तक रसाई मिले। दूसरा कदम यह है कि फेसबुक ऐप के अंदर मौजूद सिंक या बैकअप जैसे फीचर्स को हमेशा ऑफ रखें। ये बज़ाहिर आसान सहूलत लगती है, लेकिन दर हकीकत यही फीचर्स निजी तस्वीर को सर्वर पर मुंतकिल कर सकते हैं। तीसरा और अमली कदम यह है कि इंतहाई निजी या हसास तस्वीर को अलग फोल्डर या किसी महफूज ऐप में रखें जिस तक फेसबुक या दीगर ऐप्स की रसाई ना हो। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जिन्हें पासकोड या फिंगरप्रिंट से लॉक किया जा सकता है, जैसे सिक्योर फोल्डर होता है या फिर वोल्ट वगैरह। चौथा कदम यह है कि जब भी ऐप कोई नई परमिशन मांगे तो फ़ौरन ऑटो पर क्लिक ना करें, बल्कि सोच कर फैसला करें कि वाकई इस ऐप को इस रसाई की ज़रूरत है भी या नहीं। और आखिर में एक और अहम बात यह है कि ऐप को बाकायदगी से अपडेट करना ज़रूरी है ताकि सिक्योरिटी के मसाइल को कम से कम किया जा सके। लेकिन याद रखें कि अपडेट के बाद परमिशंस दोबारा चेक करना भी ज़रूरी है। हकीकत भी यही है कि हमारी तस्वीर सिर्फ फाइल्स नहीं होती बल्कि हमारी कहानियों और ज़िंदगी के अनमोल पलों को महफूज करती है, उसकी गवाह होती है। जब हम फेसबुक जैसी ऐप्स को बगैर सोचे समझे मुकम्मल एक्सेस देते हैं तो हम अपनी ज़ाती कहानी का कंट्रोल भी इसके हाथ में दे रहे होते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप सबको कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। यकीनन ऑनलाइन दुनिया ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, लेकिन ये सहूलत अब एक ऐसे ख़तरनाक रुख की तरफ भी बढ़ चुकी है जिसके नताइज नाकाबिल तलाफ़ी साबित हो सकते हैं। हालिया दिनों मुल्क में सामने आने वाला 10 अरब रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड इस बात का सबूत है कि डिजिटल मईशत में बढ़ती हुई सरगर्मियों के साथ साथ जराइम पेशा नासिर ने भी अपने तरीके जदीद कर लिए हैं। इस स्कैंडल में मकामी और गैर मुल्की कंपनीज और अफराद शामिल हैं जिन्होंने मकामी निजी बैंक्स की मदद से हज़ारों शहरियों को जाली नौकरियों, सरमायाकारी और कारोबारी मनसूबों का लालच देकर न सिर्फ अरबों रुपए लूटे बल्कि इन रकूम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भी मुंतकिल किया। वफाकी तहकीकाती इदारे के इकोनॉमिक क्राइम विंग ने मामले की संगीनी को देखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मजीद गिरफ्तारी और छानबीन की भी कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड के इस पूरे नेटवर्क को अगर गौर से देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम शहरियों की
सादा लोई को निशाना बनाया जाता है। जाली वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, फेक सोशल मीडिया पेजेस और गैर मौजूदा कारोबार और ऐसे इदारे, उनके नाम पर लोगों को ये एहसास दिलाया गया कि वो कोई सुनहरी मौका हाथ से ना जाने दें। इनमें से ज़्यादातर फ्रॉड इस तरह के थे कि मुतासिरीन को पहले थोड़ा सा मुनाफा देकर एतमाद में लिया गया और फिर बड़े पैमाने पर रकम निकलवा कर नेटवर्क गायब हो गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक इस नेटवर्क की पुष्ट बनाई पर मकामी बैंक्स के बाज़ अफराद की मुबैना मिली भगत भी है, जिसने रकूम की तरसील और मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बनाया। यहाँ अहम सवाल ये है कि ऐसा फ्रॉड इतने बड़े पैमाने पर मुमकिन कैसे हुआ, और इसकी एक बड़ी वजह आवाम की माली तालीम का फुकदान भी है। बहुत से लोग ऑनलाइन सरमायाकारी या नौकरी की पेशकश को बगैर तस्दीक के कबूल कर लेते हैं। दूसरा मसला निगरानी के इदारों की कमज़ोरियाँ और कवानीन का गैर मौसर नफाज है। गो के FIA ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे फ्रॉड की जड़ें बरसों में मजबूत होती हैं। मुकदमे में बताया गया कि गैर मुल्की कंपनीज और शहरी इस नेटवर्क के जरिए अरबों रुपये मुल्क से बाहर भेजने में कामयाब हुए हैं। ज़रूरत है कि इस तरह की जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं उनसे आगाही, जिसका हिस्सा ऑब्वियसली हमारी ये कैंपेन है, और उसके साथ साथ जिस वक्त ये ऑप्शन सामने आए तो ये बड़ी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी फ्रॉड से, किसी भी स्कैम से बचा जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।